जय जोहार, जय हिंद। सीजीपीएससी के 75 डे चैलेंज में आपका स्वागत है। आज 7वां दिन हम करेंगे 25 क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इनमें से कौन से शिलालेख हैं जिसमें अधिकारियों और ब्राह्मणों को गांव के रूप में उल्लेख किया गया है। मतलब हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था पिछले पोस्ट मौर्य में कि सातवाहना ऐसा शासक बनता है जो पहली बार भूमि दान में देना शुरू करता है। तो यहाँ पे जो ब्राह्मणों को जो दान में देने की बात किया गया है, कौन सा गुप्त के शिलालेख में है? पहला है प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, तीसरा है अरण्य शिलालेख, चौथा है मंदसौर शिलालेख। तो आपका प्रयागराज जो प्रशस्ति है और लगभग एक जगह पे है। ठीक है, उसके बाद जो अरण्य जो शिलालेख है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं पे ही हम लोग को क्या मिला है कि जो पहला जो सती का जो साक्ष्य है यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। तो और इसी में ही हम लोग को क्या मिलता है कि ब्राह्मणों को जो गांव देने की बात की गई है या फिर जमीन देने की बात किया गया है, यहाँ पे लिखता है। तो ये कहाँ पे है? एमपी में है और मंदसौर भी एमपी में है। तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अरण्य शिलालेख। दूसरा प्रश्न है कि जो गुप्त काल में जो सामंत होते थे उसकी अवधारणा का तात्पर्य क्या है? मतलब जो हम लोग सामंत व्यवस्था आपको बोल रहे हैं, तो सामंत व्यवस्था, तो सामंत का क्या अवधारणा है? एक क्या है, ये वंशानुगत सैन्य गवर्नर होते हैं। दूसरा, क्या ये साम्राज्य में शामिल स्थानीय जनजाति के नेता होते हैं। तीसरा, ये केंद्र सरकार के लिए राजस्व संग्रहकर्ता होते हैं। या तो फिर लास्ट है, साम्राज्य के बाहरी स्वतंत्र शासक होते हैं। तो आपको बताना है जो सामंत की जो अवधारणा आती है, और आपको पता होगा एक सामंतवाद आता है जो मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत बड़ा विशेषता रहता है हमारे समाज का। तो आपको बताना है कि ये अवधारणा क्या है, किस टाइप से है। तो क्या ये वंशानुगत व्यक्ति है क्या? नहीं है। ये क्या बाहर के शासक है? नहीं है। ये राजस्व संग्रह करता है क्या? हाँ, राजस्व देते हैं। ठीक है ना, और राजस्व देते हैं लेकिन संग्रह करता बोल नहीं सकते। ये क्या होता है, जैसे कि अभी अंपायर बनते हैं और उसके बाद छोटे छोटे और जो एम्पायर होते हैं वो क्या है कि साम्राज्य का क्या होता है, छोटे जो एम्पायर होते हैं, जो जनजातीय जो एक स्थान है, जो राजा लोग रहते हैं, वो अधिनिष्ठता स्वीकार करते हैं। किसका? गुप्त अधिनिष्ठता स्वीकार करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि ये लोग अपना अपने अपना कर सकते हैं। और अधिनिष्ठता के कारण आपको क्या दो देना पड़ता है, एक तो आपको देना पड़ता है, ठीक है, और दूसरा क्या, जब गुप्त साम्राज्य को, जो बड़े साम्राज्य को जब सैन्य की जरूरत पड़ेगी तो सैन्य भी देना पड़ता है। तो जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, जो छोटे राज्य, जो ट्राइबल लीडर, छोटे लीडर होते हैं, वो बड़े अंपायर का हिस्सा बनते हैं और इस तरह का जो अरेंजमेंट को सामंत बोलते हैं। अब क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जो गुप्त साम्राज्य में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए जो जिम्मेदार था, वो कौन जिम्मेदार था? पहला है ग्रामिक, दूसरा है दंड पासिक या विषयपति, या फिर महादंड नायक। उसको क्या बोलते हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो कानून व्यवस्था को देखता है? एक तो ग्रामीण जो ग्राम विलेज में जो ग्रामीण क्या होता है, जो ग्राम का जो हेड होता है वो रहता है, लेकिन जो कानून व्यवस्था को देखता है उसको बोलते हैं हम लोग दंड पासिक। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। विषयपति क्या होता है? जो अब विषयपति के बारे में है, ठीक है ना, गुप्त प्रशासन के बारे में कौन सा विचार सही है? ठीक है, विषयपति का प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है, पहला। दूसरा, ग्रामीण शहर के प्रशासन का प्रबंधन करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप जो ग्राम का है उसको जो है वो ग्रामिक बोलते हैं, लेकिन जो शहर का प्रशासक जो बोलते हैं उसको नगर नगर बोलते हैं, नगर। ठीक है, और विषयपति क्या होते हैं? हाँ, विषयपति क्या होते हैं? जो जिले को संभालते हैं उसको बोलते हैं विषयपति। तो इसमें से क्या हो जाएगा? केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त साम्राज्य में के बारे में बताया गया है कि सामंत स्थानीय नेता होते हैं, ठीक है ना, जो राजा को कर चुकाते हैं, बिल्कुल पैसा देते हैं। दूसरा, भूतियों का शासन नगर रक्षक के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा
केवल्य हो जाएगा। जो भूत्यो होता है, जैसे कि अगर आप गुप्त साम्राज्य देखेंगे तो बड़ा एक राजा होता है, उसके अंदर में क्या होता है, अलग अलग प्रदेश, जिसको हम लोग भूक्तियां बोलते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है, एक विषय होता है, ठीक है ना, और उसके बाद नीचे में होता है ग्राम होता है। तो इस हिसाब से आपका आपका प्रशासन होता है गुप्त का साम्राज्य का। तो अगला प्रश्न है, गुप्त काल में जो भूमि अनुदान करते हैं वो महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है ना, एक भूमि अनुदान करने का चलन क्यों आता है? तो चलन क्यों आता है? तो एक तो पहला जो ऑप्शन है, दूरस्थ क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए भूमि का अनुदान करते हैं। दूसरा, सामंत विकेंद्रीकरण हो जाता है और सामंती प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है उसके लिए। तीसरा आप लोग बोल सकते हैं ब्राह्मणों और मंदिरों को संरक्षण देने के लिए, या फिर उपयुक्त सही। अगर आप देखेंगे तो भूमि को देने की जरूरत क्यों पड़ रही है गुप्त साम्राज्य को? अगर इससे पहले हम लोग देखेंगे तो गुप्त साम्राज्य से पहले जो चलता है वो कौन चलता रहता था? शक सम शक शक थे शक थे उसके बाद गुप्त आते हैं। तो शक के करते थे और जो उसके बाद ये क्या है कि पूरा सेंट्रल एशिया के साथ कारोबार करने के पास बहुत सारा गोल्ड आता था, पैसा आता था। और गुप्त के भी इनिशियल टाइम में क्या है, ये रोम के साम्राज्य के साथ जुड़े हुए थे, तब तक तो सही चलते रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये शक कमजोर होते हैं बीच में, तो गुप्त और रोमन के बीच का जो कनेक्शन है वो भी कमजोर होता है, पैसा की कमी होती है। तो पैसा की जगह में अब क्या है कि भूमि का अनुदान करते हैं। दूसरा क्या है कि जो एक जो एक बोल सकते हो समझौता के थ्रू एक सरकार बना रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसके लिए आपको सामंतवादी व्यवस्था बनता है। तो उसके लिए ये तीनों के तीनों मजबूत हो जाते हैं इस व्यवस्था के लिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसके बारे में इंस्क्रिप्शन के बारे में पहला क्वेश्चन में देखिए, जो कौन लिखा है, हरिसेन, वो किसके बारे में ज्यादा लिखा है इसमें? चंद्रगुप्त प्रथम की सैन्य विजय के बारे में, या फिर समुद्रगुप्त की शासन और योद्धा के रूप में उपलब्धि, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के तहत बौद्ध धर्म का प्रसार के बारे में? इनमें से आपको बताना है किस चीज के बारे में ज्यादा प्रकाश डाला है। तो आपको पता होगा ये चंद्रगुप्त सेकेंड, जिसको आप ये सका बनाते हैं और क्या बनाते हैं, इनको टाइटल क्या मिलता है, इनको विक्रमादित्य का टाइटल देते हैं, ठीक है ना, विक्रमादित्य का टाइटल मिलता है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो प्रयाग प्रशस्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये जो समुद्रगुप्त के बारे में लिखता है कि वो कैसे करके शासक थे और कैसे करके योद्धा थे और किस टाइप से हासिल किया है कि हर जगह पे जाके जीतते हैं। और यहीं पे ही हम लोग को पता चलता है इतना अच्छा अचीवमेंट रहता है इसके। समुद्रगुप्त को हम लोग क्या बोल देते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोल देते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, केवल। अगला प्रश्न देखते हैं, वो है कि गुप्त के व्यापार के लिए, ठीक है ना, गुप्त में जो व्यापार हो रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना, व्यापार के मामले में जो कथन सत्य नहीं है। पहला जो चीज है ताम्रलिप्ति, ठीक है ना, कल पढ़े थे हम लोग ताम्रलिप्ति, ठीक है ना, ये क्या चीज है, कल अगर याद होगा तो किसी को, हम लोग ने बोला था कि ये एक बंदरगाह है, एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है, ठीक है ना, आपका जो वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट में मिलेगा पहला। तो ये तो सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है साम्राज्य रोमन साम्राज्य के साथ, ठीक है ना, रोमन साम्राज्य, ठीक है ना, उसके साथ व्यापार इस अवधि में के दौरों में घट गया। हाँ, अभी देखे थे हम लोग ने बीच में ये कमजोर हुए, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कम घट गया था, ये भी सही है। तीसरा, गुप्त शासक ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिक्के जारी किए थे, ठीक है, बिल्कुल से आज भी कोई भी देश है अपना ट्रेड को अच्छा करने के लिए सिक्के जारी करेगा, ठीक है ना। इनफैक्ट सिल्वर के बहुत सारे जारी किए थे। उसके बाद गोल्ड भी सबसे ज्यादा नंबर के हिसाब से देखेंगे तो गुप्त ने जारी किए थे, ठीक है। देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ इंटरनल ट्रेड, अब ये बता रहा है कि कोई इंटरनल ट्रेड नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, इंटरनल ट्रेड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, चाहे कोई आए, ठीक है। तो एक चौथा गलत है। तो ये बस एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का है, ठीक है ना, यहाँ पे डराने के लिए क्या लिख देता है कि ये कुछ कीवर्ड लिख देता है, ये बंदरगाह है, ठीक है ना, उसके बाद व्यापार है। अब एक दो को पढ़ के आपको छोड़ नहीं देना है, ठीक है ना, आपको क्या है कि नीचे तक देखना है, कोई जानते हैं क्या, ये लास्ट वाला बड़ा आसान था, ठीक है ना, सही नहीं है, ठीक है ना, तो चौथा सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो है कि पश्चिम क्षत्रपों, ठीक है ना, क्षत्रपों जो छत्रप जो सिस्टम है हम लोग ने कल पढ़ा था, वो कहां से लेके आया था, कौन लेके आया था?
वो शक लोग लेके आए थे। और ये छत 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 छत्रप क्या है कि एक जो व्यवस्था हो जाती है उसमें जो पूरा राज करता है उसको छत्रपति बोलते हैं, ठीक है ना। और वो हमारे बाद में हम लोग यही टाइटल देते हैं ना, छत्रपति शिवाजी, ठीक है ना, यानी कि वो पूरा एरिया का राजा है, ठीक है ना। अब क्या है कि उसको चिन्हित करने के लिए, व्यापारिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए चांदी के पैसे किसको दिया जाता है, ठीक है ना। आप समझते हैं कि इसको चांदी के सिक्के, अब कोई गोल्ड का सिक्का है, कोई चांदी का सिक्का बता रहे हैं, ठीक है ना, बस ऐसे ये बात होती है कौन गोल्ड है कौन चांदी है, ठीक है ना। तो हमको पता चलेगा कि जब वो चंद्रगुप्त द्वितीय जब हराता है शक को और अपना एक टाइटल लेता है विक्रमादित्य, तो उस जगह पे उस क्षेत्र को जीतने के बाद वो चांदी के सिक्के लागू करता है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त शिलालेख में जो निगम, ठीक है ना, अभी जैसे आप समझते हैं निगम, निगम शब्द का तात्पर्य क्या है, ठीक है ना। तो उसका ग्राम सभाएं हैं, ठीक है ना, सैन्य टुकड़ियां हैं, कर टैक्स कलेक्टर है नहीं, निगम, ठीक है ना, ये क्या होता है, व्यापारियों का एक संघ होता है, ठीक है ना, उसको निगम बोलते हैं। अगला, गुप्त काल के दौरान जातिगत कठोरता, ठीक है ना, सोशल सिस्टम के बारे में बताया गया, सामाजिक चीजों के बारे में हम लोग गुप्त काल के बारे में देखेंगे। तो ये जो जातिगत कठोरता है, कठोर हो गया था, जाति व्यवस्था बढ़ गया था या फिर कठोर हो गया था, वो कौन सा शिलालेख में लिखाता है, अरण्य शिलालेख में, या फिर इलाहाबाद स्तंभ में, या तो फिर ऐहोल शिलालेख में, या फिर बांस खेड़ा शिलालेख में। तो आपको बताना है किसमें ये लिखाता है। तो ये लिखाता है अरण्य शिलालेख में, यहीं पे बताया है, इसी में लिखाता है कि गुप्त काल में क्या है कि ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल होता है, और जो राजा होता है कि वर्ण व्यवस्था का प्रोटेक्शन करने के लिए रहता है, ठीक है ना, ट्रांस, और उसी के कारण वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे और उपजातियां बनती है, ठीक है ना, ये अरण्य उपनिषद में लिखा है, इंस्क्रिप्शन में लिखा है। अगला है, गुप्त काल के दौरान महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव होता है, महिलाओं की स्थिति कैसे रहती है अगर पूछा जाए, तो क्या सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी बढ़ती है, ठीक है। दूसरा, मनुस्मृति के आदर्शों में पुनरुत्थान के कारण गिरावट होता है, ठीक है। तीसरा, संपत्ति के समान अधिकारी का परिचय है, समान अधिकार अधिकार की बात होती है, ठीक है ना। चौथा, मातृत्व उत्तराधिकारी का के लिए, मैट्रियार्कल सिस्टम के लिए होता है, नहीं है। जब अगर हम लोग देखेंगे तो जो गुप्त काल है, अब देख रहे हो ट्रेड कम होता है। अब जब ट्रेड कम होता है तो क्या होता है कि सबसे बड़ा जो इफेक्ट जो पड़ता है, जो सबसे नीचे वाले जो है, गरीब हो गया तो या फिर अलग अलग जो ऐसे समुदाय, साथ साथ महिलाएं बच्चे हैं, उनको ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो भागीदारी नहीं बढ़ती, ठीक है ना, अगर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तब भागीदारी बढ़ती है। दूसरा क्या है कि अधिकार इक्वल नहीं भाई, अब और ज्यादा आपको समझौता के साथ रहना पड़ेगा। तीसरा है कि मातृत्व तो कभी है ही नहीं, मतलब भारत का तो जो पुत्र सत्तात्मक पूरा समाज है, तो ये क्या हो जाता है, मनुस्मृति आप पढ़ोगे तो देखोगे तो वहां पे बहुत सारे डेरिवेटिव वर्ड लिखा गया है, ठीक है ना, इसके कारण उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्थान नहीं होता, गिरावट होता है, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं तो ये है, गुप्त साम्राज्य के दौरान जो भूमि धारकों और कृषक के बीच जो संबंध होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, गुलाम आर्थिक कृषि होता है क्या, कृषि दासता होता है क्या, ठीक है ना, भागीदारी कृषि होता है क्या, किस टाइप से कृषि होता है, या फिर इस टाइप के जो संबंध हम लोग को क्या बोलते हैं। तो बेसिकली जो संबंध होता है उसको हम लोग बोलते हैं सामंती व्यवस्था, इसी को बोलते हैं सामंती व्यवस्था बोलते हैं, सामंती संबंध होता है कि दूसरा व्यक्ति जो, अब क्या होता है कि गुप्त काल में ही आपको क्या है कि जमीन को बांट रहे हैं, ठीक है ना, जो सैलरी के रूप में या फिर किसी ब्राह्मण को, अब वो उसको अगर जमीन दे दोगे तो क्या वो एग्रीकल्चर कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे को लगाएगा, और वहां पे दूसरे को लगाएगा, दूसरे आदमी को, और उससे उससे पूरा पैसा लेगा या फिर उससे पूरा प्रोडक्शन लेगा। तो एक तरह से क्या होगा कि डिपेंडेंटी सिस्टम जो बनता है ना, उसी को सामंतवादी व्यवस्था बोलते हैं, क्योंकि जो लैंड को जिसको दे रहे हैं अगर वो खुद ही किसक कर रहता तो ये व्यवस्था नहीं रहता, ठीक है, तो सामंतवादी व्यवस्था बोलते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है कि गुप्त समाज में बढ़ती जटिलता के प्रमाण क्या है, ठीक है ना, गुप्त समाज में जटिलता के प्रमाण कैसे देखा जाता है। तो आप बोलोगे कि जटिलता सामाजिक व्यवस्था में कैसे करके बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें वर्ण व्यवस्था का पतन नहीं होता है, क्योंकि
आपको क्या बोलते हैं, मनुस्मृति और बहुत सारे के कारण आपको वर्ण व्यवस्था को बना के रखना है, राजा का कर्तव्य बता दिया जाता है। दूसरा कि संघ आधारित गतिविधियों में अनुपस्थिति, ठीक है ना, नहीं, ग्लीड बेस्ड थे, हम लोग बोले नगरिक, नगर जो है निगम है वो है, तो ये और कम कैसे कम हो जाएगा, ठीक है ना, हमेशा रहेंगे, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, मंदिर में दान की कमी, नहीं, मंदिर में डोनेट करते थे, ठीक है ना। तो क्या देखा जा रहा था कि जातियों का उपजाति बन रहा था, वो प्रसार प्रसार हो रहा था, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल के दौरान प्रचलित सामाजिक और लैंगिक मापदंडों का प्रमाण के लिए कौन सा ग्रंथ है, किस ग्रंथ में हम लोग को ज्यादा देखने के लिए मिलता है कि समाज कैसे है बोल। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र तो नहीं है, ये तो मौर्य के टाइम के लिए था। रामायण, रामायण को लिखा भले गया था लेकिन इतना सामाजिक जो नियम कानून है उतना आपका नहीं है, ये एक तरह से एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम, मतलब नैतिक जो कहानी है बोल सकते हो, या नैतिक जो प्रथा है उसको ज्यादा दिखाया गया है, ठीक है। हर्ष चरित्र नहीं है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा मनुस्मृति हो जाएगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं वो है कि गुप्त साम्राज्य में जो बौद्ध धर्म के लिए एक जो संरक्षित जो गुफा बना है उस गुफा का नाम क्या है, ठीक है ना। जो गुफा जो बुद्ध बुद्ध वहां पे रहते थे, उसके अनुयायी रहते थे या उसके संघ रहते थे, तो उनको जो बनाए हैं या फिर संरक्षण किया है उसका नाम क्या है। अजंता गुफा, एलोरा गुफा, बाराबार गुफा या कार्ले कार्ले गुफा। तो हम लोग ने देखा है कि सबसे पहले तो बाराबार गुफा देखा है, ये तो अशोक के टाइम का था बिहार में, ये भी देखा है हम लोग को लास्ट में, ठीक है ना, सातवाहन के लिए देखा था, ठीक है ना, तो ये नहीं है। और तीसरा एलोरा गुफा तो बाद में आता है जब राष्ट्रकूट आते हैं, तो ये भी नहीं हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, अजंता गुफा। और अजंता गुफा कहाँ है, अजंता और एलोरा गुफा आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे दिखेंगे। और ये दोनों के दोनों यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगला हम लोग देखते हैं कि कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और हम तो कालिदास ने बहुत सारे लिटरेचर लिखे हैं, बहुत सारे उपलब्धियां हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कालिदास के कृत हैं। शकुंतला, रघुवंश, मालविका, अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक है ना, एक है रघुवंश, मालविका, अग्निमित्र है। तो आपका कौन कौन सा है, तो अराउंड 7 के 7 के आसपास उन्होंने लिखा है बहुत सारे चित्र, कुछ गद्य के फॉर्म में, पद्य के फॉर्म में, कुछ कहानी के फॉर्म में। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको जिसको भी पता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में लिखें, अगर नहीं पता है तो जस्ट गूगल में सर्च करके सर्च करके पढ़ के लिखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर ये आपको पता रहेगा तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में हटाने के लिए काम आ जाएगा कि हाँ ये तो नहीं है। डेफिनेटली कालिदास को मैं जानता हूँ, कालिदास के साथ में ग्रंथ को जानता हूँ जो लिखे हैं, तो ये तीनों हैं, ठीक है ना, कालिदास के पूरे कृत हैं। और आपको बाकी जो 4 के आसपास हैं उसको आपको कमेंट में लिखना है खोज के, अगर पता नहीं है तो। अगला अगला प्रश्न है, ये है कि जो गुप्त काल के दौरान जो हिंदू मंदिर जो बने थे, और गुप्त काल में ही मंदिर जो है बनना शुरू होता है, और बहुत ज्यादा बनना शुरू होता है, ठीक है। और तो बताना है कि ये जो मंदिर है, ठीक है ना, वो कौन सा है, ठीक है। और इसी के बाद ही जो मंदिर जो बनता है उसका शैली का नाम बनता है नागरा शैली। जो आज जो राम मंदिर जो बनाया है ना वो भी नागरा शैली का है। तो आपको बताना है कि कौन सा मंदिर है। एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये लगभग 13 सेंचुरी के आसपास होता है, ठीक है ना, ये तो नहीं है। कैलासा मंदिर ये भी नहीं है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर ये तो चोला के टाइम में होता है, ये नहीं है। तो क्या हो गया, दशावतारम मंदिर जो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा दशावतारम मंदिर, ठीक है। अब जो बता रहे हैं कि दस अवतारम मंदिर जो है वो कहाँ पे है, देवगढ़ पर। देवगढ़ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। वो क्या इसको बताता है, हाँ एक जो बताया अभी कि जो प्रारंभिक नागर शैली की मंदिर जो है, ठीक है ना, नागर शैली मंदिर दो टाइप के लगभग शैली बहुत ज्यादा फेमस है। एक नागर शैली और दो दक्षिण में जो है, जैसे अभी हम लोग चोला का देखे बृहदेश्वर मंदिर, वो क्या है, द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली है। तो नागर शैली के जो है प्रतिनिधित्व करता है, हाँ बिल्कुल करता है, प्रारंभिक नागर शैली का। दूसरा, यह शिव को समर्पित है, नहीं भाई शिव जी को समर्पित नहीं है, ठीक है ना। दस अवतार आप जानते हैं, 10 अवतार किसके हैं, विष्णु जी के हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये पूरी तरह से किससे, ईंटों से बना है, पूरी तरह से कंप्लीटली ना, ये तो बहुत एग्जैक्ट वर्ड हो गया है,
ठीक है ना, ये नहीं होगा, इंटायरली होगी। ठीक है, दूसरा यह बौद्ध मठ के रूप में कार्य नहीं, बौद्ध नहीं, ये हमारे विष्णु जी के मंदिर हैं। तो आंसर हो जाएगा पहला, प्रारंभिक नागरशैली को बताता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि वराहमिहिर, अब हमको पता है गुप्त काल में बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग विकास हुए, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन से लेके अभी लिटरेचर देखे। तो एक है वराहमिहिर जी, ठीक है। आपको बताना है कि इनका योगदान किसमें है, चिकित्सा में, या फिर ज्योतिषी में, या फिर खगोल शास्त्र में, या फिर गणित में, या साहित्य में। तो आपको बताना है कि वराहमिहिर जी किस चीज के लिए है। तो आपको पता चलेगा ये होंगे ज्योतिष शास्त्र और खगोल विद्या, ठीक। आर्यभट्ट भी आपको पता होगा इसी टाइम में थे। तो आर्यभट्ट में जो गणितज्ञ योगदान दिया है, क्या क्या चीज में है, एक तो शून्य की अवधारणा, ठीक है, आपको सबको पता है कि जो शून्य का जो यूज करना है वो उनके जो बुक में हम लोग देखते हैं। दूसरा, उन्होंने पाई का भी क्या बोलते हैं अच्छे से कैलकुलेशन किए रहते हैं। तीसरा, जो हम लोग का जो के बाद एक जो न्यूमेरिकल में जो डेसिमल व्यवस्था है उसका भी यूज हम उनको देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, हर एक चीज देखते हैं, उपयुक्त सही हो जाएगा। तो उनके योगदान है। अगला जो है कि महरौली, अगर आप जाएंगे दिल्ली में तो आपका साकेत एरिया है वहाँ, ठीक है ना, साउथ दिल्ली में महरौली मिलेगा। वहां पे एक लोह स्तंभ है, ठीक है। तो वो क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है, पहले मंदिर स्तंभ के रूप में धार्मिक महत्व है इसका, ठीक है। दूसरा, गैर जंग, ठीक है ना, गैर जंग और प्रकृति और उन्नत धातु कर्म, स्ट्रॉन्ग मेटलर्जी, एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि मतलब अभी भी रॉट आयरन है लेकिन अभी तक उसमें कोरोजन नहीं लगा है, तो ये बता रहा है, ये तो बता रहा है। तीसरा जो है समुद्र गुप्त की, तो ये है सही है। तीसरा है समुद्र गुप्त के लिए जो इसमें डिस्क्रिप्शन समुद्र गुप्त के बारे में बताया गया, बिल्कुल बताया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में जो जो भगवत गीता, ठीक है ना, भगवतिज्म का बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो ब्राह्मण धर्म है रिवाइव करता है, और वो हमारा जो पुराना जो गलती है उसको उसमें वो करता है, और क्या बोलते हैं उसको बहुत ही लिबरल बनाता है और अहिंसा को अपनाता है, और भक्ति को बहुत ज्यादा जोर देता है। तो आपको बताना है कि किस लिए भगवत गीता बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, और इतना लिबरल बनाता है कि हर एक व्यक्ति उसको पढ़ सकता है, ठीक है ना, सुन सकता है। तो ये इसलिए प्रसिद्ध होता है। तो पहला क्या है कि इसमें भक्ति पर जोर देता है, बिल्कुल बहुत भक्ति पर जोर देता है। ये क्या इससे इसने जातीय समानता को बढ़ावा दिया, हाँ बिल्कुल, अलग अलग जो समुदाय थे, कई अलग अलग वेद को नहीं पढ़ पा रहे थे, और तो यह इसने इसको भगवत गीता को पढ़ने का वो मिला, ठीक है, बढ़ावा। उसके बाद क्या इसका समर्थक बौद्ध शासकों ने किया, ठीक है, और नन ऑफ द अबव। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका ये है कि भक्ति पे ज्यादा जोर दिया था, लिबरल था, ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बताया गया कि जो जिनको मानेगा जिस देवता को वहां तक मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है ना, ये भगवत गीता में भी आपको लिखा गया है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है कि इस समय में बौद्ध धर्म का बहुत पतन हुआ बोल सकते हो, या फिर बहुत गिरावट हुआ, तो उसका कारण क्या है। पहला, जो पैट्रोनेज पैट्रोनेज की बात होती है कि हिंदू धर्म का जो संरक्षण गुप्त शासकों ने किया, ये बहुत ही, हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना, पुष्यमित्र शुंगा से लेके पूरा सब हिंदू धर्म का संरक्षण करते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो चीज है, क्या बौद्ध धर्म में आंतरिक विभाजन हो गया, ये भी बहुत बड़ा था कि जो फोर्थ काउंसिल के बाद क्या है, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान बन जाते हैं, और जो महायान वाले हैं वो मूर्ति पूजा करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद संस्कृत का यूज करना शुरू कर देते हैं। अब ऑलरेडी जो पहले हमारे हिंदू धर्म में थे, तो काहे को मतलब लोग जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे हो जाता है। तीसरा, इसमें भगवत धर्म और शैव धर्म का उदय हो जाता है। तो इसका सही उत्तर सभी के सभी हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है वो है कि जो गुप्ता काल है उसको हम लोग बोलते हैं कि भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है। पहला, हिंदू और बौद्धों के बीच धार्मिक सामंजस्य, ठीक है ना, क्या थे, बहुत सारे जो गुप्त राजाएं हैं बौद्ध धर्म को संरक्षण भी दिए हैं, जैसे कि अजंता का देखे। और उसके बाद
पैट्रोनेज दिए हैं, सबको दिए हैं, बौद्ध को भी दिए हैं और उनको भी दिए हैं। छुटमुट तो होते ही रहता है, आज भी देखोगे तो। आज क्या, अगर आज भी पूछा जाए क्या भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच हार्मनी है? यस, हार्मनी है। वो पॉलिटिक्स में भले दिखता है और छोटे मोटे वायलेंस होते रहते हैं वो वाला, बट अगर ब्रॉडर जगह से देखोगे तो आपका हार्मनी दिखेगा। दूसरा कि कला और विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट प्रगति होता है। हम लोग देखते हैं जैसे कि खगोल विद्या में आर्यभट्ट देख रहे हैं, न्यूमेरिकल सिस्टम देख रहे हैं, मैथमेटिक्स हो गया, ज्योतिष हो गया। उसके बाद आपका जो इससे पहले चरक और अपना जो ज्ञान रहता है गुप्त के साम्राज्य के टाइम में, और उसका प्रभाव पूरे देश भर में फैलता है, ठीक है। तो आपका मेडिकल साइंस का भी यूजेस बढ़ जाए रहते हैं। उसके बाद हमारा जो व्यापार है एशिया के अलग अलग मार्गों के साथ होता है। बिल्कुल हम लोग रोम के साथ, रोमन एम्पायर के साथ जुड़े रहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारा। उसके बाद आपका ईस्ट एशिया के साथ भी करते हैं। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल में से एक है। तो इसीलिए अब इस तरह से हमने आज 25 क्वेश्चन खत्म किया। तो थैंक यू, जय हिंद। और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।